नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एकदम चुनाव से पहले कोई ये गलतियां कैसे कर सकता है, एक के बाद एक। एक होता है कि पांव पे कुल्हाड़ी मारना और दूसरा कुल्हाड़ी पर कूद पड़ना। कुल्हाड़ी पर कूद रही है बीजेपी और बार बार कूद रही है। जो अभी हाल के बीजेपी के फैसले हैं, कदम हैं और जो उसने किया है, ये सारी चीज़ें लगातार उसकी रेपुटेशन को नीचे गिरा रही हैं, उसकी इज्जत का ग्राफ नीचे गिर रहा है। एक तरफ से, क्योंकि हर तरफ आप देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी की एक बेहद खराब तस्वीर बनती जा रही है। एक ऐसी पार्टी की तस्वीर जो चालबाज है, जो धोखेबाज है, जो बेईमान है और जो साम दाम दंड भेद से इस देश की सत्ता पे कब्जा करने में कायम रही है। सबसे ताज़ा और नया मामला वहीं से शुरू करते हैं, वो है मामला चंडीगढ़ वाला। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की है, ये गलती वो सोच नहीं सकती है कि वो किस स्तर तक उसको ले जा सकती है, और पार्टी दूसरी बड़ी गलती फिर से करने की तैयारी कर रही है, अगर सूत्र सही बता रहे हैं तो। मैं बात कर रहा हूं अनिल मसीह वाले मामले की। मैं बात कर रहा हूं उस मामले की जिसपे सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की जमकर किरकिरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक भी अब ये कहने लगे हैं कि ये करने की ज़रूरत क्या थी। एक आदमी बैठकर बाकायदा मतपत्रों में गड़बड़ी कर रहा है और ये तब हो रहा है जबकि मतपत्रों की संख्या बहुत ज़रा सी थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जब करोड़ों वोट होंगे तो क्या होगा। और यहाँ पर जो गलती बीजेपी ने की, उस गलती के, अब आप कहेंगे बीजेपी का नाम क्यों ले रहा हूँ, तो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। अनिल मसीह जो आदमी वहाँ वो गड़बड़ कर रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का पक्का कार्यकर्ता है, चंडीगढ़ इकाई का वो सदस्य है और अल्पसंख्यक मोर्चे का वो बाकायदा अध्यक्ष है। पार्टी ने उसको अध्यक्ष बनाया हुआ है अल्पसंख्यक मोर्चे का, और चंडीगढ़ नगर निगम में वो मनोनीत सदस्य भी है। देखिए, जो केंद्र शासित नगर निगम हैं उन सब में एक तो पार्षद वो होते हैं जो चुन के जाते हैं, और एक वो होते हैं जिनको मनोनीत किया जाता है, जिनको सरकार अपनी तरफ से, जैसे लता मंगेशकर राज्यसभा में जाती हैं, सचिन तेंदुलकर जाते हैं, तो इनको एक नॉमिनेटेड, लेकिन इनको वोटिंग राइट नहीं होता। इनका ये समझ लीजिए कि सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए और इस बात के लिए कि देश के फैसलों के बीच में विचार रखने का अधिकार उन लोगों को भी हो जो देश के सभ्य नागरिक हैं। और इसी नीयत से अनिल मसीह को अगर मनोनीत सदस्य बनाया गया था तो नीयत यही होनी चाहिए थी। लेकिन अनिल मसीह की तो जो रिकॉर्ड है वो तो एकदम लठैत वाला है। आपको जानकर अचरज होगा कि ये आदमी 2022 से नगर निगम का सदस्य है और उससे भी 4 साल पहले जब इसको इस सदस्य बनाया गया, इस आदमी ने बाकायदा जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, CNI, ये भी ईसाई है, उसमें जाकर गाली गलौज, भद्दी भाषा, ईसाइयत के खिलाफ, ईसाई धर्म के खिलाफ, अपने ही धर्म के खिलाफ अंधाधुंध बातें की थी। उसके बाद इसको निकाल दिया गया था। खैर, डेंजल पीपुल्स नाम के एक फादर थे, उन्होंने इसको बाद में बहाल कर दिया। तो ये इस आदमी का रिकॉर्ड है, और इस आदमी का रिकॉर्ड ये होने के बावजूद इसको बना दिया गया वहाँ पर चुनाव अधिकारी। चुनाव अधिकारी ने क्या किया, किस किस तरह से किया, कैमरे में क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा, ये सब जानते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मैं तो आपको ये बताने वाला था कि इसमें बीजेपी का हाथ कैसे है। तो साहब, अनिल मसीह कोई काम धंधा करते नहीं हैं। इनकी पत्नी एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में वार्डन है, यानी बच्चों को संभालती हैं, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी उनको कितना पैसा मिलता होगा सब जानते हैं। लेकिन उनकी हैसियत क्या है? उनकी हैसियत ये है कि वो 10 लाख रुपए एक बार खड़ा होने का जो वकील लेता है, उस वकील को सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा अपना लड़ने के लिए खड़ा कर देते हैं। मुकुल रोहतगी,
ये वही आदमी है जिसने शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान जब वो ड्रग्स वाले केस में फंसा दिया गया था तो उसको छुड़ाने के लिए उसकी पैरवी की थी। अनिल मसीह को इतना बड़ा लीगल सपोर्ट इस बेईमानी के काम के लिए, जो स्वयं सिद्ध बेईमानी है, जो 2 हियरिंग में, मेरे ख्याल से ऐसे फैसले तो बहुत कम होते होंगे जिसमें फैसला सुना दिया गया और चुनाव को रद्द कर दिया गया। उस फैसले में अब आप कहेंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी मानती होगी वो बेकसूर है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर बेकसूर मानती है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन इस अनिल मसीह को पार्टी से क्यों निकाला? पार्टी ने इस आदमी को हटाया क्यों? इसका मतलब यह है कि पार्टी जानती थी कि अनिल मसीह गड़बड़ कर रहा है। तो जहां से हमने बात की थी कि पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली, अब ये पूरा एपिसोड हर जगह चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में लोग बात कर रहे हैं। 10 लाख रुपए एक पेशी का लेने वाला वकील अनिल मसीह ने कैसे रख लिया? शाहरुख खान के वकील को अनिल मसीह ने कैसे रख लिया? वो तो कुछ करते ही नहीं, मनोनीत सदस्य है, अल्पसंख्यक मोर्चा का अध्यक्ष है। या तो आप इसको इस तरह से समझ लें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, छोटे से छोटे नेता के पास कितना माल होता है, कितना अमीर होता है, तो इस बात को तो आप आसानी से हजम करेंगे नहीं। तो दूसरी बात बनती है कि इनको बचाने के लिए मुकुल रोहतगी को किसी बड़ी ताकत ने पार्टी की भेजा कि आप जाइए और उसकी तरफ से मुकदमा लड़िए सुप्रीम कोर्ट में, वो बुरा फंसा है। अब आप उनका प्रोफाइल समझिए, इससे आपको बहुत अंदाज़ा लगेगा। ये जो अनिल रोहतगी हैं, ये गुजरात सरकार की तरफ से गुजरात दंगे में पेश हुए थे, यानी मोदी जी के 2002 के दंगों के लिए वकील रह चुके हैं। वो दंगा, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आप देख लीजिए, किस तरह से पूरे ब्रिटेन ने मोदी जी के, अमेरिका ने मोदी जी के अमेरिका में घुसने पर रोक लगा दी गई थी, वीज़ा नहीं दिया गया था उनको। योगेश गौड़ा मर्डर केस, जाहिरा शेख मामला, और तो जज लोया केस, सब में यही वकील साहब यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप आज जो है, उन सब के मुकदमे लड़ चुके हैं मुकुल रोहतगी। और वो मुकुल रोहतगी वहाँ पर अनिल मसीह की पैरवी कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। एक आरटीआई के जवाब में महाराष्ट्र की सरकार ने, आप कहेंगे 10 लाख रुपए बोल दिया, महाराष्ट्र की सरकार ने बताया था कि सीनियर काउंसिल मुकुल रोहतगी को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जज लोया केस की फीस के लिए 1,21,00,000 रुपए दिए गए थे। अरुण जेटली के दोस्त थे, उनका इनका चैम्बर अगल बगल में था। और इससे आप अंदाज़ा लगाइए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कब बने? 1999 में। कितनी सरकार, किसकी सरकार थी, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वकील वहाँ खड़ा किया गया जो मोदी जी का 2002 के दंगों में और दूसरा उस तरह के पूरे मामलों में गुजरात सरकार की तरफ से वकालत कर चुका था। तो ऐसा वकील जब किसी आदमी की तरफ से खड़ा होगा तो ये स्पष्ट है कि वो ऐसे ही खड़ा नहीं होगा, उसको किसी और ने हायर किया था। तो अनिल मसीह की तो हैसियत इतनी भी नहीं थी कि एक टैक्सी हायर कर ले, वो तो कुछ करता नहीं। तो इस केस में किसका बैकअप था और ये धांधली कौन करवा रहा था? तो मैं ये कहूँगा कुल्हाड़ी पे कूद डालना, इसलिए चुनाव में अभी मुश्किल से 1-1.5 महीना बचा हुआ है, नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस 1-1.5 महीने के पहले चंडीगढ़ एक शहर ही तो है, एक शहर की नगर निगम, अब उसको आप केंद्र शासित प्रदेश कह लेते हैं, लेकिन छोटा शहर, एक शहर है ठीक ठाक, और वो हरियाणा और पंजाब की सम्मिलित राजधानी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो किसी नगर निगम नगर पालिका के चुनाव के लिए इस स्तर पे धांधली करवा के आपने क्या संदेश दिया देश को? संदेश तो आप ये देना चाह रहे थे कि देखिए बीजेपी हर जगह जीत रही है, इवन चंडीगढ़ चुनाव में जीत गई, और अगर जीतने के बाद में अगर ये पकड़ी नहीं जाती धांधली तो अभी तक सोशल मीडिया पे चल रहा होता, अब तो पंजाब भी बीजेपी का हो गया, अब तो 400 पार, ये वो तमाम सारा हो जाता। इतने में भी नाक बच गई थी। बीजेपी ने अपनी नाक कटाने का एक और काम कर दिया। आप सोचिए, गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा, और गवर्नर को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और वो केंद्र सरकार के ही सीधे अधीन आता है, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है गवर्नर।
तो गवर्नर की नाक के नीचे अगर इतनी बड़ी चुनावी धांधली हो जाए तो उसके पास क्या रास्ता बचता है? जाहिर बात है उनको जाना पड़ा या उनको चलता कर दिया गया। अब आगे की कहानी समझिए। अनिल मसीह को पार्टी ने हटाया तो चुपचाप, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 विधायक तोड़ लिए। अब भले ही कोई कहे हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं, तो भैया ये 15 दिन पहले उनको नीतियां आपकी क्यों खराब लग रही थी? जब वो आम आदमी पार्टी में थे उन्होंने वोट भी दिया था आपके खिलाफ, अब वो आपके पास आ गए। तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान ये रहा होगा कि इस चुनाव को अगर दोबारा कराने का सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दे तो हम इन 3 आदमियों के जरिए फिर इलेक्शन जीत लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे चुनाव में पागलपन की हद तक जाकर किलर इंस्टिंक्ट दिखाना, कातिलाना अंदाज दिखाना, एक छोटे से शहर को हड़पने की कोशिश करना एक सबसे बड़ा आत्मघाती कदम है। चुनाव से पहले 1 साल पहले ये काम करते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जनता देख रही है, अब जनता आ गई है ऑब्जर्वर मोड में, सब पे नज़र रख रही है। राहुल गांधी ने जिस रिपोर्टर को उल्टे सीधे सवाल किए, इंडिया न्यूज़ का रिपोर्टर था, उसने वहाँ पर पूछा अमेठी में कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई वगैरह वगैरह। रिपोर्टर का भी उसके पीछे मकसद सब समझ सकते हैं, समझा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी को उसे ठीक से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, किसी और तरीके से टाल सकते थे और वहाँ तक भी ठीक था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसको पीट पाट दिया, उससे एक बुरा संदेश गया है और दुनिया ऑब्जर्व कर रही है, सब लोग नज़र रख रहे हैं। खैर, तो अनिल मसीह साहब जो हैं उनको बचाने के पहले चक्कर में एक्सपोज हुए, फिर दल बदल करा के एक्सपोज हुए। अब तीसरा एक्सपोज करने की गलती नहीं करनी चाहिए। वो क्या, सुनने में आ रहा है कि अब जो नगर निगम चुन गई है, 3 पार्षद इन्होंने तोड़ ही लिए हैं, तो अब जो मेयर चुना गया है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार गिरा लेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। अरे तुम चंडीगढ़ में तो सरकार बना लोगे, लेकिन केंद्र में तुम्हारी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि ये कलंकित करने वाला काम हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को कलंक लगा है। चंडीगढ़ में खरीद फरोख्त हुई, चंडीगढ़ में धांधली हुई, इस दोनों चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी के जो अन्य कलंक लगे हुए थे ना, उनमें जो इफ बट था, तर्क कुतर्क वितर्क थे, सोशल मीडिया से लेके चौराहों की राजनीतिक बहस तक थे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बच जाती थी कुछ इधर उधर की बातें कहकर, उसकी पुष्टि हो गई है। नीतीश क्यों गए होंगे इसका अंदाजा इन 3 पार्षदों से भी लगाया जा सकता है। सरकारें गिराई क्यों जाती हैं, पलटी क्यों जाती हैं, ऑपरेशन कमल क्या होता है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। ज्योतिरादित्य कैसे आए होंगे इसका भी पता लग जाता। तो एक पूरा जो कैरेक्टर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बीते सालों में किया ही है, किसी की सरकार गिरा दी, किसी के घर ईडी भेज दिया, किसी के घर एक्शन ले लिया किसी के ऊपर, हर तरह से साम दाम दंड भेद से। अच्छा एक बात बताइए, साम दाम दंड भेद से जीत हासिल करना क्या किसी भी एक सभ्य और किसी लोकतांत्रिक देश की पार्टी के लिए ठीक है? जीत हासिल करना बड़ी बात है, जीत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर आप बेईमानी से भी जीत रहे हैं तो दबा छिपा के कुछ करना चाहिए। ये तो खुल्लम खुल्ला कानून, संविधान, देश, सिस्टम नहीं सुनेंगे। हम राजा यहाँ के, हमने चुनाव जीता है, पुलिस हमारा हुक्म मारेगी, अब बोलो। आप पंजाब की जो तस्वीरें आ रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें जो आप तक पहुँच रही हैं, बहुत सारी तस्वीरें निजी तौर पे शेयर हो रही हैं, क्योंकि ट्विटर अकाउंट्स बहुत सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं, एक तरह की सेंसरशिप लगा रखी है। वहाँ पे जिस तरह से गोलियाँ चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड में आ रहा है। तो इससे एक पूरा परसेप्शन बन रहा है कि भैया अब एक और टर्म इनको दे दिया तब तो ये तबाही ला देंगे, अब बहुत हो गया। कितने भी महान हो, लेकिन जिस स्टेज पे आ गए हैं इसके बाद तो फिर गया। और जिन लोगों को ये लगता था कि कोई बात नहीं, इस बार चुनाव की ज़रूरत नहीं है, तानाशाही आ जाने दो, हमारा अपना आदमी होगा, उनको समझ में आ रहा नहीं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उस उत्तर प्रदेश का उदाहरण है जिसमें हम बात करते हैं बुलडोजर और पतापला, तमाम सारी बातें। हमारी घर में एक हमारे घरेलू काम में जो सहयोगी आती हैं, उनके बेटे को कोई व्यक्ति मोबाइल फ़ोन बेचना चाहता था, उन्होंने ख़रीदने से मना कर दिया
उनके ही पड़ोस में रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति ने वो मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। पुलिस की रेड पड़ी, इससे कोई लेना देना नहीं, इसने ना मोबाइल फ़ोन खरीदा ना खरीदा, कुछ नहीं किया। उसके साथ में इसको भी पकड़ के ले गए और इसके मोबाइल फ़ोन पुलिस ने रख लिए। अब घर में किसी की हिम्मत नहीं, आज वो रो रही थी क्योंकि 2 मोबाइल फ़ोन, जिसमें एक उस मेड का फ़ोन था और एक उसके बच्चे का फ़ोन था। अब उसकी किसकी हिम्मत पुलिस से जाकर के मांग ले। ये महिला किसी तरह से गई कि साहब हमारा बच्चा तो उसमें नहीं था, ये हमारे मोबाइल तो खरीदे हुए वापस कर दो। अपने पति को भेजना, लौटा दिया। अब आप सोचिए, खोड़ा पुलिस स्टेशन का मामला है। अब वो महिला रो रही है क्योंकि वो घर में लोगों के बर्तन मांज के किसी तरह पैसे जुटाती है। 10-15 हज़ार रुपये 2 मोबाइल में तो लग ही जाएंगे ना, कहाँ से लाएगी। पुलिस का खुला मामला है। इस तरह से इस देश के लोगों के हालात चल रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। और इन सारी परिस्थितियों के बीच में जब आपकी सरकार इस पे उतारू हो जाए तो आप मजबूरी समझिए। उस महिला की जो मजबूरी है वो मजबूरी कितनी गुनी होने वाली है, और उस मजबूरी का एहसास देश के लोग करने लगे हैं। जब वो किसी सरकारी चक्कर में फंसते हैं तब समझ में आता है कि एक अथॉरिटेरियन स्टेट लाने से क्या होता है, एक मुठभेड़ और बुलडोजर वाली सरकार लाने से क्या होता है। जिन लोगों को ये लगता है कि भाई ये मुठभेड़ मेरे खिलाफ नहीं होगी और बुलडोजर मेरे खिलाफ नहीं होंगे, उनकी गलतफहमी इस बीच में दूर हो गई है। तो कुल मिला के जिस तरह की हालत है वो आपके सामने है। चुनावी चंदे के लेकर जो कानून बनाया था, उस कानून में भी बीजेपी बहुत अच्छी तरह से, ये सब देखिए, कुल्हाड़ी पे पैर वाली बात इसलिए कह रहा हूं, चुनाव से पहले एक्सपोज हो रहा है मामला। साफ हो गया कि इन्होंने बुरी नीयत से ये कानून लाए थे और चुनावी चंदे का पूरा खुद ही हड़प लें, दूसरी पार्टी के पास चुनावी चंदा जा ना पाए, जो दे उसको दंडित करें। इस सारी साजिश के साथ किया गया था। इन चीज़ों को अगर आप मिलाएं तो एक परसेप्शन बनता है इस देश का, और जो बन रहा है ठीक चुनाव से पहले। आप 400 बार कह रहे हो, 370 कह रहे हो, मैं कहता हूं कि 250 से ऊपर नहीं आ पाएंगी, लेकिन मुझे लगता है इस तरह का हालात रहे और 2-4 बार कुल्हाड़ी पे और कूद गए तो सरकार बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस देश के लोग किसी के भी समर्थक हों, सच के समर्थक सबसे बड़े हैं। उम्मीद करता हूं कि आप विश्लेषण को समझ पाए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को आगे बढ़ाना है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अगर नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं कि क्या छूट गया। नमस्कार, जय हिंद।